स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी मेथड की क्लास पढ़ रहे थे और जिसमें कि मैंने आपको प्रथम चैप्टर था आपका भाषा की उत्पत्ति। तो हमने भाषा की उत्पत्ति पर बात की थी और मैंने बताया था कि भाषा जो है एक अभिव्यक्ति का साधन है, वह हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन है। यानी कि जब हम ध्वनि प्रतीक चिन्हों को लिपि के माध्यम से बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसे ये पूरी समष्टि, ये पूरी जनसंख्या, ये पूरी पॉपुलेशन जो है भाषा के नाम से जानती है। भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है? एक अभिव्यक्ति का साधन है। फिर मैंने आपको बताया कि ये भाषा जो है इसकी जननी कौन है। तो मैंने आपको बताया कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। फिर मैंने आपको संस्कृत के दोनों रूपों के बारे में बताया कि संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। ठीक, उन दोनों के विषय में हमने आपको विस्तृत रूप में बताया। फिर किस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म होता है। लौकिक संस्कृत के बाद हमारी पाली भाषा आती है। पाली भाषा के बाद हम प्राकृत भाषा का अध्ययन करते हैं और प्राकृत के बाद हम अपभ्रंश पर पहुंचते हैं और अपभ्रंश के बाद हम अवहट तक पहुंचते हैं, जहाँ से हमारी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। और अपभ्रंश के हम 7 रूप देखते हैं, जिनकी हमने गहन चिंतन आपके साथ किया, चर्चा हमने आपके साथ की और बताया कि हिंदी की उत्पत्ति जो है इस अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि हिंदी शब्द का जो हिंदी शब्द है इसका नाम हिंदी कैसे पड़ा। फिर मैंने आपको ये भी बताया। तो मैंने बेसिक से उठाया और मैं एक एक चीजों को आपके साथ लेकर चल रही हूँ। तो भाषा की उत्पत्ति का जो चैप्टर था वे हमारा समाप्त हो गया था। वैसे तो हमको पूरी ही पेपर में हिंदी भाषा का ही अध्ययन करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है हमारा हिंदी भाषा का स्वरूप। क्या है? हिंदी भाषा का स्वरूप। तो हिंदी भाषा के स्वरूप में हम जानेंगे कि बोली क्या होती है, हमारी साहित्यिक भाषा क्या होती है, हमारी राजभाषा क्या होती है और हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। तो इस पर आज हम लोग विचार करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम भाषा के 4 स्वरूप जो होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जिसमें कि अगर हम इसके चारों स्वरूप की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा, देखेंगे इसमें हम सबसे पहला आएगा हमारा सबसे पहले आ जाएगा हमारा बोली। क्या आ जाएगा? बोली। ठीक। फिर आ जाएगी हमारी साहित्यिक भाषा। क्या आ जाएगी? साहित्यिक भाषा। बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। और फिर आ जाएगी हमारी राजभाषा। क्या आ जाएगी? राजभाषा। और फिर लास्ट में आ जाएगी हमारी राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। ठीक है। तो हमने देखा बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो भाषा के ये 4 स्वरूप हैं, बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आइए हम एक एक का अब अध्ययन करेंगे कि बोली किसे कहते हैं, साहित्यिक भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है। इन चारों पर आज हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बोली के बारे में। ठीक है, बोली हेडिंग डालेंगे हम लोग, बोली।
बोली जो है वह भाषा का सबसे छोटा रूप है। बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है। बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है। जिसे व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से, कैसे, जिसे मतलब उसे आसानी हो, सहूलियत के हिसाब से प्रयोग करता है। बोली जो है भाषा का सबसे छोटा रूप होता है और जिसे व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रयोग करता है। इसके जन्म का अता पता नहीं होता है, यानी कि बोली के जन्म का पता नहीं चलता है, नहीं चलता। ठीक, जो बोली है उसके जन्म का पता नहीं चलता है और क्या होता है कि व्यक्ति इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से स्वयं बना लेता है। ठीक, व्यक्ति इसे सहूलियत के हिसाब से स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है। उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, उसे बोली कहते हैं। तो हमने देखा हिंदी भाषा में जो बोली है वह हमारी भाषा का सबसे छोटा रूप होती है, जिसे व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रयोग करता है और बोली के जन्म का पता नहीं चलता है। व्यक्ति इसे अपने सहूलियत के हिसाब से स्वयं बना लेता है और उसे हम बोली कहते हैं। अब बोली देखें कि उदाहरण देखें हम बोली का उदाहरण देखें। ब्रज भाषा या ब्रज बोली, खड़ी बोली, अवधी बोली, आदि आदि। अगर हम बोली के कुछ शब्द देखें तो हम देखेंगे, बोली के शब्दों को हम देख पाएंगे कि इसके शब्दों को देखें तो हम बात करेंगे। जैसे कि हम कहें खटिया, लोटा, हसिया, चद्दर, झाड़ू आदि। बच्चों, ये बोली होती है जिसके जन्म का पता नहीं चलता है और व्यक्ति इसे अपने सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। और बोली जो होती है
जैसे खड़ी बोली, अवधी बोली और हमारी ब्रज बोली, तो ये बोली के कुछ उदाहरण होते हैं। हम इसके शब्द बताए आपको, जैसे कि खटिया, लोटा, हसिया, चद्दर, झाड़ू आदि। तो बच्चों क्वेश्चन जो आपका आएगा वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा कि हिंदी भाषा के स्वरूप की स्वरूप पर चर्चा कीजिए या हिंदी भाषा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको इन्हीं चारों का परिचय देना है। तो बारी बारी से आप उसको उदाहरण के माध्यम से और उसके जो शब्द हैं उनके माध्यम से आप इस तरीके से डिस्क्राइब करते जाएंगे, तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम। अगली है हमारी साहित्यिक भाषा। इसको इरेज कर देते हैं। तो बात करेंगे अब हम साहित्यिक भाषा की। देखेंगे हम लोग साहित्यिक भाषा में साहित्यिक भाषा। बच्चों साहित्यिक भाषा को ही हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा कहते हैं। इसे ही हम सुधरी भाषा कहते हैं और इसे ही हम व्याकरणिक भाषा कहते हैं। व्याकरणिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये साहित्यिक भाषा के कुछ नाम है। परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, सुधरी भाषा और व्याकरणिक भाषा। तो जो हमारी साहित्यिक भाषा होती है इसका अर्थ होता है कि सॉरी, जिस भाषा में साहित्य लिखा गया हो। जिस भाषा में साहित्य लिखा गया हो और जो कुछ नियम व शर्तों के अनुसार चलती हो, उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा कहते हैं। बच्चों साथ साथ लिखते चलेंगे, हम बहुत शॉर्ट में आपको नोट्स दे रहे हैं और इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो कम शब्दों में पूरी बात हो जाएगी। ठीक है, तो परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, सुधरी भाषा, व्याकरणिक भाषा, ये इसके साहित्यिक भाषा के नाम होते हैं। और साहित्यिक भाषा कहते किसको हैं कि जिस भाषा में साहित्य लिखा गया हो और कुछ नियम व शर्तों के अनुसार चलती हो, वो भाषा हमारी साहित्यिक भाषा कहलाती है। अब साहित्य हमारे किन किन भाषाओं में लिखा गया, हमारा साहित्य किन किन भाषाओं में लिखा गया, तो हम उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि साहित्य तो बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है। जैसे कि हम देखें उदाहरण, ब्रज भाषा में भी साहित्य लिखा गया। अवधी भाषा में साहित्य लिखा गया। हमारा श्री कृष्ण भगवान का जितना भी सूरदास जी ने वर्णन किया है वो ब्रज भाषा में ही पूरा साहित्य लिखा है। रामचरितमानस जो है पूरी अवधी भाषा में लिखी गई है। खड़ी बोली का एक बड़ा ही बृहद जो है साहित्य है, खड़ी बोली में लिखी गई।
और क्या है, हिंदी भाषा में भी लिखा गया है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य लिखा गया है आदि, ठीक। फिर इसमें हमारा तेलुगु है, बांग्ला है, सारी भाषाएं आ जाएंगी, सबका अपना अपना साहित्य है। तो यहाँ पर हमने जाना कि साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं, तो परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, सुधरी भाषा, व्याकरणिक भाषा इसके अन्य नाम है। और जिस भाषा में साहित्य लिखा गया हो और जो कुछ नियम व शर्तों के अनुसार चलती हो उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये सारी भाषाओं में हमारा साहित्य लिखा गया है, इसलिए इसके उदाहरण दिए गए, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, यही सारी चीजें आप इजी नोट से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे तो इतनी सरल भाषा में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ साथ लिखने का भी। तो आप लोग प्लीज, ऐसे चाहो तो मैं इसको ओरल भी इसका लेक्चर दे सकती हूँ, बट लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि साथ साथ में आप भी नोट्स बनाएंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम राजभाषा की। किसकी बात करेंगे, राजभाषा की। आइए देख लेते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा जिस भाषा में जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपना काम काज जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपना काम काज करे, अध्यादेश बिल जारी करे, अपना काम काज करे, अध्यादेश बिल जारी करे, उसे हम राजभाषा कहेंगे। उसे हम राजभाषा कहेंगे। जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपना काम काज करे, अध्यादेश बिल आदि जारी करे, उसे हम राजभाषा कहेंगे। और राजभाषा दो प्रकार की है, हिंदी में भी कार्य काज होते हैं और हमारे अंग्रेजी में भी होते हैं। तो राजभाषा जो है वो दो है, क्या है, दो प्रकार से। क्या क्या है, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक। अगर हम हिंदी की बात करें तो अनुसूची 8 में, ठीक, भाग 1 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का अनुसूची 8 भाग 1 नहीं, भाग 17 होगा, सॉरी,
भाग 17 होगा, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में हमारे राजभाषा का प्रावधान है। ठीक, राजभाषा का प्रावधान है। वो चाहिए थी हमारी राजभाषा कि जिस भाषा में किसी देश की सरकार अपना काम काज करे, अपना आदेश जारी करे, अध्यादेश जारी करे, उसे हम राजभाषा कहेंगे। और मतलब जब वो एक देश से दूसरी देश से अपना लेन देन जारी करता है, जिस भाषा में जारी करता है, तो वह हमारी राजभाषा कहलाती है। और राजभाषा दो भाषाओं में होती है, दो भाषाएं हैं राजभाषा की, हिंदी और अंग्रेजी है। और अनुसूची जो है 8 में है, इसका प्रावधान है भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351 तक हम राजभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा राजभाषा। अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के बारे में। तो देखेंगे राष्ट्रभाषा में देंगे राष्ट्रभाषा। देखेंगे कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या, किसी भी देश की कुल जनसंख्या का 60% या 70%, किसी भी देश की कुल जनसंख्या का 60% या 70% जनता जिस भाषा का प्रयोग करेगी, प्रयोग करती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो किसी भी देश की कुल संख्या का, किसी भी देश की कुल जनसंख्या होगा, कुल जनसंख्या का 60% या 70% जनता जिस भाषा का प्रयोग करेगी, वह भाषा हमारी उस देश की, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है, वह जिस भाषा का प्रयोग करती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बच्चों, जो हमारे भारत, जो हमारी राजभाषा, अभी हिंदी जो हमारी भाषा है, वो कैसी भाषा है? हिंदी हमारी राजभाषा है। तो इसको पॉइंट में लिख लेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है। अभी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी हमारी राजभाषा है, अभी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो देख लेते क्यों नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी भारत में यहां देख लेते हैं कि भारत में 8% लोग, भारत में 8% लोग अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, और 14% लोग अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, भारत में 8% लोग जो है वे अंग्रेजी पढ़े हैं और 14% लोग अंग्रेजी
जानते हैं, जबकि भारत में 64% लोग हिंदी पढ़े हैं। और भारत में 84% लोग हिंदी जानते हैं। ठीक, ये बेटा बच्चों आपका वर्तमान का आंकड़ा है। तो अभी जो है भाषाएं इतनी पिछड़ी हैं, इसलिए जो हिंदी को है अभी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो बच्चों आज हमने हिंदी भाषा की स्वरूप पर चर्चा की और जाना कि हिंदी भाषा का स्वरूप किस प्रकार से होता है। तो वो 4 प्रकार होते हैं हिंदी भाषा के। हमने देखा कि बोली, साहित्यिक भाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा, इन सब का हमने अलग अलग अध्ययन किया और देखा कि क्या कहते हैं हम बोली को, क्या होती है हमारी साहित्यिक भाषा, राज्य भाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। इन सब पर आज हमने अध्ययन किया। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने सबको अलग अलग बहुत कम शब्दों में सटीक जानकारी आपको दी। और मेरा लिखाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग साथ साथ अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा। और बहुत सरल शब्दों में मैं आपको नोट्स दे रही हूँ। ये सारी चीजें आप किताबों में ढूंढेंगे तो मिलेगा तो सब कुछ, लिया तो मैंने भी किताबों से ही, बट मैंने थोड़ा सरल रूप में आपको उसको सरल करके बताया है। तो मेरा आप लोग से यही अनुरोध है, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि इजी नोट से पास तो हम हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इजी नोट्स में बहुत 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 गलत भी दिया होता है। मैंने भी उसका अध्ययन किया है, मैंने भी उसको पढ़ा है। तो मेरी आप लोगों से यही सलाह है, जैसा मैं लिखा रही हूँ आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे तो आप लोगों को फायदा अवश्य होगा। तो हमारा जो है ऑनलाइन पढ़ाने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो हमारी आज की क्लास यही और तक है, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमारी संसद की भाषा क्या है। हम संसद की भाषा पर अध्ययन करेंगे। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू।